तो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। और ये जो लेक्चर है ये हमारा सीएम श्री स्टूडेंट्स के लिए है। प्लस ये जो लेक्चर है ये कोई भी जो भी बच्चा अगर एनटीएससी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो जे जवाहर नवोदय स्कूल के एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए है। ठीक है ना। और अभी हमारा जो सीएम श्री स्कूल का एंड एग्ज़ाम जो है वो हमारा 7 मई को होगा। ठीक है। तो हमारे पास अभी लगभग लगभग एक महीना है। ठीक है ना। 28 से 29 दिन बच्चे हैं हमारे पास। ठीक। तो मैं इस पूरे एक महीने के अंदर जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको मैं रिवाइज कराऊंगा। ठीक है। अभी तक मैंने मोशंस, लॉज ऑफ मोशंस, फोर्स, इन सबको रिवाइज करा दिया है। अभी हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। ठीक है। आइए देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट है हमारा अबाउट ग्रेविटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ग्रेविटेशन की स्पेलिंग थोड़ी गलत है। ग्रेवी यहाँ पर आई लगा दो, ग्रेविटेशन। ठीक है ना, यहाँ पर ए होगा। तो ग्रेविटेशन के बारे में आपको क्या क्या पता है आप अब रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है ना। अभी एग्ज़ाम करीब आ रहा है तो हमें क्या करना होगा, हमें रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। ठीक है। यही हमारे लिए काम बचा है पूरे एक महीने में। तो ग्रेविटेशन होता है क्या है? ग्रेविटेशन एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। ठीक है ना, एक फोर्स है। और ये नॉन कांटेक्ट मतलब ये हमें दो ऑब्जेक्ट को पास में नहीं लाना, बिल्कुल चिपकाओगे तभी फोर्स नहीं लगेगा। अगर दो ऑब्जेक्ट दूर भी है ना तो भी ये फोर्स लगता है। और ये फोर्स पुल अप होता है, मतलब ये खींचता है। ठीक है ना, पुल वाला फोर्स होता है। ठीक। दूसरा है वीकेस्ट फोर्स। सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है हमारा ये नेचर में। कंजर्वेटिव फोर्स होता है ये। इसका क्या मतलब है? कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि जो ये फोर्स है ना ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी है। ठीक है ना। अगर मान लो आप, देखो आप हो, आपको फर्स्ट 0 फ्लोर, आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाना है। ठीक है ना। आप चाहें सीढ़ी से होते हुए जाओ, चाहे आप लिफ्ट से होते हुए जाओ, आप पर ग्रेविटी सेम एक्ट करेगी। कितना? 9.8। ठीक है ना। तो ये फोर्स हमेशा इक्वल रहता है, चाहे आप कोई सा भी पाथ लो, चाहे आप सीढ़ी से जाओ, चाहे आप डायरेक्ट ऊपर चले जाओ। ठीक है ना, लिफ्ट से। तो फोर्स हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है ना, बचा रहेगा। इसी का मतलब ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक। इट इज़ एन इनवर्स स्क्वायर फोर्स। इसका क्या मतलब है? अभी हम ये जब पढ़ेंगे ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखो देखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता क्या है? देखो, जो इसको दिया था न्यूटन साहब ने दिया था। ठीक है ना, सर आइजैक न्यूटन ने इस लॉ को दिया था। तो ये लॉ ये कहता है, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उनका मास अगर m1 और m2 मान लिया जाए, ठीक, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर उनको उसको r मान लिया जाए, ठीक, तो इन दोनों में जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा? कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ठीक। तो ये हमारा होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब ये फोर्स की वैल्यू बताता है। और यहाँ पर जी क्या है? जी यहाँ पर है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये जो कांस्टेंट है ना इसकी वैल्यू हर जगह सेम रहेगी पूरे यूनिवर्स में। ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू होती है हमारी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। ठीक। तो ये हमारी होती है। और इसका डायमेंशन अगर पता करें तो, अगर बच्चों डायमेंशन पूछ सकता है पेपर में, ठीक है ना, क्योंकि 11 का बेसिक का डायमेंशन और सिलेबस में हमारे लिखा हुआ है कि 11 का बेसिक आ जाएगा। तो इसका डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन आप निकालना चाहते हो तो आप मेरा सेकंड लेक्चर देख सकते हो। ठीक। तो इसका डायमेंशन होता है, मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ। देखो, अगर हम जी को एक ही साइड रखेंगे और बाकी सबको उस साइड भेजेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? फोर्स आर का स्क्वायर अपॉन में एम इंटू एम वन इंटू m2। ठीक। अब इन सब की डायमेंशन लिख दो। ठीक है। यहाँ से लिखेंगे तो जी की डायमेंशन क्या होगी? फोर्स की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, MLT-2। ठीक है। और आर स्क्वायर की होती है एल, अगर आर एक लेंथ है ना, रेडियस एक लेंथ है, तो एल 2 बार हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक। और डिवाइडेड बाय एम इंटू एम, ये मास और मास है, एम मास का डायमेंशन एम होता है, कैपिटल एम। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर एम स्क्वायर होगा, लेकिन ठीक है ना, 2 बार है।
ये हो जाएगा, जब एम को ऊपर भेजोगे तो क्या होगा, एम वन माइनस टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और फिर एल क्या हो जाएगा, 3 टी की पावर क्या हो जाएगी, -2। ये हमारी डायमेंशन होगी ग्रेविटेशन कांस्टेंट की। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, M-1 L3 T-2। ठीक, ये हमारी डायमेंशन। और डायमेंशन का मतलब ही यही होता है कि बेसिक चीज़ है ये, ठीक है ना। ये हमें बताता है उस क्वांटिटी के बारे में, जी के बारे में भी बताता है। ठीक, तो अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, आइए अगला कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अब। इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो, ग्रेविटेशन का हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, आपने कभी सोचा? हम बस पढ़ लेते हैं, न्यूटन साहब ने सेब को देखते हुए कहा कि भैया यहाँ तो ग्रेविटी है, ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी का काम क्या है? ग्रेविटी का काम है हमें पृथ्वी पर चिपका कर एक तरीके से बाइंड कर कर रखना, ठीक है ना। ये अगर पृथ्वी है तो आप उड़ क्यों नहीं जाते? क्योंकि ग्रेविटी, जो पृथ्वी का मास है ना, वो आपको खींच रहा है नीचे की तरफ। ठीक, इसीलिए आप पृथ्वी पर जमे रहते हो। लेकिन आप भी उस पृथ्वी को खींच रहे हो, ये भी ध्यान रखो, क्योंकि मास है आपके अंदर। जिसके अंदर मास होता है उसके अंदर ग्रेविटी होती है, वो खींच रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके अंदर। ठीक, तो लेकिन आपका मास जो है ना वो छोटा है, पृथ्वी का मास जो है वो बड़ा है, इसीलिए पृथ्वी आपको ज़्यादा फोर्स से खींचती है, आपको आपके फोर्स के मुकाबले। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। जो मून होता है ना, वो भग क्यों नहीं जाता हमारे पृथ्वी के और एक अपने ऑर्बिट को छोड़कर? वो एक ऑर्बिट में घूम रहा है क्योंकि पृथ्वी उस पर फोर्स लगा रही है, पुल कर रही है। ठीक है, लेकिन वो जो ये मून है पूरी तरीके से हमारे पृथ्वी पर क्यों नहीं टकराता? क्योंकि जो मून है वो भी अपनी तरफ फोर्स लगा रही है। किसको? अपनी तरफ खींच रही, पृथ्वी को। ठीक है, इसीलिए जो है वो एक ऑर्बिट में सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है, अब क्या है तीसरा पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड अ प्लैनेट। अब देखो, जो हमारे पृथ्वी पर एनवायरनमेंट है ना, पूरा एटमॉस्फेयर, वो ग्रेविटी की मदद से ही बना हुआ है। अगर हमारे पृथ्वी पर ग्रेविटी ना होती ना, तो जो एयर पार्टिकल्स हैं और ये बादल है सब उड़ के चले जाते, गायब हो जाते। तो ये हमारे ग्रेविटी का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको समझ आया होगा। ठीक, इसीलिए कोई भी चीज़ ना नेचर में ख़राब नहीं होती हमारी लाइफ में, सारी चीज़ें हमारे बेनिफिट के लिए होती हैं। खराब पे बस एक चीज़ होती है, वो होती है ईगो। ठीक, चलो आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों, एक्सेलरेशन आपने पढ़ा है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। इसकी यूनिट आपको पता ही होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका जो होता है डायमेंशन क्या होता है एक्सेलरेशन का? डायमेंशन होता है, देखो, मास का क्या होगा, मास का एम होगा, और ये सेकंड स्क्वायर है, ये टाइम की यूनिट होती है, तो टी का -1 mt-2, ये हो जाएगा डायमेंशन। समझ आया? डायमेंशन सब रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपको। अब हम ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटी द्वारा जो एक्सेलरेशन लगाया जाता है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, अब किसी भी ऑब्जेक्ट में, मान लो पृथ्वी है, ठीक, अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, तुम खड़े हो यहाँ पर, अब तुम्हारे ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। देखो, फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा ना, ग्रेविटी कितना फोर्स लगाती है, जी कैप, तुम्हारा मास है ना, एक ये तुम ऑब्जेक्ट हो एक, और एक पृथ्वी एक ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ग्रेविटी, इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है। तुम्हारा मास और पृथ्वी का मास डिवाइडेड बाय क्या होता है? रेडियस होता है ना, रेडियस का स्क्वायर। किसका रेडियस? रेडियस भी नहीं होता, डिस्टेंस होता है। तुम्हारे और पृथ्वी के बीच में कितना डिस्टेंस है सेंटर से? ये आर है, ठीक है ना, आर का स्क्वायर। ठीक, अब देखो, फोर्स लग रहा है तुम पर, तो फोर्स तुम पर फोर्स लग रहा है, उसको क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, एम ए, और फिर जी स्मॉल एम आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। एक्सेलरेशन को अगर हम ग्रेविटी के एक्सेलरेशन को स्मॉल जी से डिनोट करते हैं तो एक ही जगह हम जी लिख सकते हैं। ठीक, और फिर जी एम अपॉन में आर का स्क्वायर। ये मास ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है ना, ये अर्थ का मास है, ये भी अर्थ का रेडियस है। ठीक, तो हमें क्या मिल गया इक्वेशन? ये मिल गया, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है, और इसकी यूनिट सेम ही होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होता है। पेपर में आपको ये नहीं निकालने को दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन आएंगे जो कि मैं अभी कराने वाला हूँ। पहले मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक, वेरिएशन ऑफ जी। बच्चों देखो, हर पृथ्वी पर ना अलग अलग जगह पर ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग होती है। अब आपने देखा होगा ना कि कई बार जब आप
ऊपर चले जाते हो पहाड़ों पर तो क्या होता है, एक एक घड़ी होती है, ठीक है ना, वो घड़ी स्प्रिंग स्प्रिंग पे काम करती है। एक घड़ी होती है सर पेंडुलम, हाँ पेंडुलम पे काम करती है, उसकी वैल्यू जी पर डिपेंड करती है। तो अगर हम पहाड़ों पर चले जाएंगे ना, पहाड़ों पर, तो जो टाइम की वैल्यू होगी ना उसकी वो कम हो जाती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, अभी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इससे आपको समझ आ जाएगा। देखो अब पृथ्वी, पहले आउटसाइड दी अर्थ की बात करेंगे। अगर मान लो हमारे पास अर्थ है, और अगर आप अर्थ के एटमॉस्फेयर, ये मान लो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अगर आप इससे बाहर जाते हो ना तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, एक्सल जी स्मॉल जी की वैल्यू कम होती है, ठीक है। क्योंकि आप पृथ्वी से बाहर जा रहे हो तो रेडियस क्या हो रहा है, आप अगर मान लो यहाँ पर हो, ठीक है, आप अगर बाहर उड़ते हुए जा रहे हो और ये जो सेंटर से आपका बीच का डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रेडियस क्या हो रहा है, रेडियस नहीं डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ग्रेविटी कम होगा ना, जी स्मॉल जी कम होगा, सिंपल है। तो इसमें एक ही केस बनता है, अगर आप पृथ्वी से बाहर जाते रहोगे तो ग्रेविटी कम होगा, और अगर आप पास आओगे तो ग्रेविटी बढ़ेगा। बस ये दो केस आपको पता होना चाहिए। अब इनसाइड द अर्थ की बात करते हैं। देखो अब मान लो अब पृथ्वी है, ठीक है, अब क्या होता है, अगर आप देखो अब यहाँ पर हो, ठीक है, आप सरफेस पर हो, सरफेस पर हो, तो अगर आप सरफेस से पृथ्वी के अंदर सेंटर पे जाओगे, ठीक है, सेंटर पे जाओगे तो क्या होगा, ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू कम होगी। क्यों, ऐसा क्यों मैं बताता हूँ। देखो अब मान लो मान लो अब यहाँ पर हो, दोबारा एक और बनाता हूँ। अब मान लो अब यहाँ पर आ गए, ठीक है, सेंटर से थोड़ी दूर पर आ गए, अब क्या होगा, देखो पृथ्वी का मास आपको खींचेगा, ठीक है, एक इधर से फोर्स लगाएगा और इधर वाला ये जितना मास इधर नीचे वाला मास है, सारा मास आपको खींचेगा इधर, तो क्या होगा, कैंसल होगा ना, थोड़ा ग्रेविटी का जो वैल्यू कम होगा ना, कैंसल होगा, उधर से भी कोई खींच रहा है इधर से भी कोई खींच रहा है, तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे जैसे आप सेंटर पे आओगे ना, सेंटर पे जो आप बिल्कुल सेंटर पे आ गए तो सारा मास इक्वली डिवाइडेड है आपके चारों तरफ, तो सारा मास आपको खींचेगा इक्वल फोर्स से, ठीक है। अब आप एक तरफ से सब इक्वल फोर्स से और अपोजिट फोर्स से खींचेंगे तो क्या होगा, ग्रेविटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगा ना। अरे आपने पढ़ा होगा ना फोर्स में कि अगर मान लो एक बक्सा है, कोई बंदा इधर से खींच रहा है, कोई बंदा इधर से खींच रहा है, क्या ये हिलेगा, नहीं हिलेगा, मतलब इस पर फोर्स की वैल्यू क्या हो, क्योंकि फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर फोर्स की नेट वैल्यू जीरो हो जाती है, और इसीलिए स्मॉल जी की वैल्यू जीरो होती है, कहाँ पर, सेंटर पर, जी की वैल्यू जीरो होती है सेंटर पर, ठीक। ये था पहला केस। अब दूसरा है ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। ग्रेविटी, देखो एक होता है पोलर, एक होता है इक्वेटर, ठीक है। पोलर आपने पढ़ा होगा ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। देखो आपने नॉर्थ पोल पढ़ा होगा, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ पोल होता है, ठीक है, नॉर्थ पोल, और ये होता है साउथ पोल। और इक्वेटर क्या होता है, जो ये यहाँ पर सबसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक तरीके से मान लो, तो सबसे एंड पे आप चले जाओगे तो इसे कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। तो जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मैक्सिमम होती है, ठीक है ना, जी मैक्सिमम, ठीक। और जो इक्वेटर पे ग्रेविटी की वैल्यू होती है मिनिमम होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, याद क्या करना है समझ लो। अब देखो मैं समझाता हूँ, इसको पहले मिटाता हूँ। देखो जो पृथ्वी का शेप है ना वो ऑबलेट स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है, वो ना कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस बताओ, और यहाँ से यहाँ तक का बताओ, किसका रेडियस आपको ज़्यादा दिख रहा है। जो पृथ्वी थोड़ी चिपटी हुई है, ठीक है ना, तो क्या होगा, जो चिपटी हुई, तो इसीलिए जो इक्वेटर से सेंटर का डिस्टेंस है वो इससे ज़्यादा है, ठीक है ना। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, आर की वैल्यू छोटी है कैपिटल आर से, ठीक है। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मैंने भी बताया ना, ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जी इक्वल टू जी एम बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। तो आर जितना ज़्यादा होगा ग्रेविटी कम होगी, तो जितना ज़्यादा रेडियस, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, तो इसीलिए हमारा इक्वेटर पे क्या होगा, ग्रेविटी मिनिमम होगा, और पोलर पे कम है रेडियस, तो रेडियस सॉरी डिस्टेंस, तो ग्रेविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, जो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी और आपको इसको दिमाग में बिठा के रखना है, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखो मास एंड वेट, मास एंड वेट क्या है, देखो आपने बच्चों कई बार पढ़ा होगा, मास आपने कई बार इंटर रिलेट कर दिया होगा, मास और वेट तो भैया एक ही होता है, नहीं। मास क्या होता है, मास हमारे अंदर जितना क्वांटिटी है ना, एक तरीके से
हमारा इनर्शिया ऑफ बॉडी कह सकते हो, ठीक है ना। इज अ क्वांटिटी विच मेजर्स, मास क्या मेजर करता है, हमारे इनर्शिया ऑफ बॉडी को मेजर करता है। मतलब एक तरीके से हमारे अंदर जितनी क्वांटिटी है ना, उसी को मटेरियल हमारे अंदर जितना, वही हमारा मास होता है। अब बताओ मास की डायरेक्शन होगी कभी, हमारे अंदर जितना भी क्वांटिटी है उसकी कोई डायरेक्शन होती है नहीं, तो इसीलिए वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मेजर इन किलोग्राम, मास की यूनिट होती है किलोग्राम। इट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो होता है ना, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है हर जगह, चाहे आप मून पे चले जाओ, चाहे आप सैटर्न पे चले जाओ, चाहे आप जुपिटर पे चले जाओ, ठीक है ना, आपकी मास की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब क्या है, वेट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। अब बच्चों देखो, आपका जो बॉडी है क्या करता है, आपका बॉडी वेट, जो आपका बॉडी वो जब आप खड़े रहते हो ना किसी भी ज़मीन पे खड़े रहते हो तो फोर्स लगाता है नीचे की तरफ, ठीक। तो ज़मीन आपके ऊपर फोर्स लगाती है, नॉर्मल फोर्स, इसे कहते हैं नॉर्मल फोर्स, ठीक है, इसे कहते हैं नॉर्मल फोर्स। तो यही जो नॉर्मल फोर्स है ये आपको वेट करने में मेज़र करता है। जैसे आप वेइंग मशीन पे खड़े रहते हो तो ये नॉर्मल फोर्स ही आपको बताता है कितना आपका वेट है, ठीक है। तो वेट क्या होता है, एक तरीके का फोर्स होता है जो नीचे लगता है। जब आप ज़मीन पे खड़े हो तो फोर्स आप नीचे लगा रहे हो, ठीक है। तो वही क्या है, हमारा वेट होता है, और वेट की वैल्यू होती है mg, ठीक। मास इंटू ग्रेविटी, आपका जितना मास है मल्टीप्लाई ग्रेविटी, जितना आपको ग्रेविटी लग रहा है वहाँ पर, ठीक है, ये वेट आपका ऐसे निकलता है। और इसको क्या है, देखो डायरेक्शन दिख रही है ना, इसकी डायरेक्शन होती है वेक्टर की, सॉरी वेट की, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। इट एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन पूछ सकते हैं, वेट की डायरेक्शन कहाँ होती है, नीचे ही लगता है ना वेट। ऐसा यूनिट देखो, फोर्स है वेट एक तरीके से, तो ये इसकी यूनिट होगी न्यूटन, ठीक। अब एक और चीज़ है, फंडा है एक, अगर हम वेट ऑफ बॉडी एट द मून, अगर कोई बंदा मून पे चला जाए, ठीक है ना, अगर कोई पर्सन मून पे चला जाए तो उसका वेट क्या होगा, कोई पूछे तो वेट क्या होगा, इसका वेट हमारा 1/6 हो जाएगा, 1/6 ऑफ द वेट एट द अर्थ, ठीक है ना। जय मतलब ये है, अगर एग्जाम्पल के लिए अगर उस पर्सन का वेट सिक्स क्या है, 60 न्यूटन है एट अर्थ, ठीक है ना, तो उसका वेट मून पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 न्यूटन एट मून हो जाएगा, मतलब वो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकली हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, ठीक है ना, कंपेयर करके। तो ये एक याद करने वाली चीज़ नहीं, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि वहाँ मून पर ग्रेविटी होती है, ऐसा नहीं ग्रेविटी जीरो नहीं होती, यहाँ पर जी की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती, क्योंकि मून का मास है। अब यहाँ पर वेट कम क्यों जाता है, क्योंकि मून का मास अर्थ के मुकाबले छोटा है और उसका रेडियस भी छोटा है, इसीलिए जो जी की वैल्यू है वो कम हो जाती है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब हमारे क्वेश्चन की बारी आती है जो कि इम्पोर्टेंट हमारे लिए एग्ज़ाम के पैटर्न से, ठीक है। एग्ज़ाम में एमसीक्यू आएंगे, ठीक। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले आप खुद पढ़ो और सॉल्व करो, ठीक है ना, फिर आप लेक्चर को आगे स्टार्ट करो। टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सर्फेस ऑफ मून वुड बी। बच्चों देखो ये बोल रहा है कि एक ये मून है, मान लो मून, ठीक है। अब मून पे ऊपर से हमने दो ऑब्जेक्ट फेंके जिसका मास अलग है, इसका मास m है, इसका m1 है, इसका मास m2 है, ठीक। इन्होंने लिखा है डिफरेंट मास, फॉलिंग फ्रीली मतलब इसको इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो है, समझ आए, फ्रीली मतलब तुमने इसे छोड़ दिया हाथ से, तो ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, मतलब स्टार्टिंग में वो जीरो वेलोसिटी थी ना, उनकी रेस्ट पर थे वो। अब जब वो गिरेंगे तो ये पूछ रहा है कि बताओ उनकी एक्सेलरेशन में क्या चेंज होगा, क्या वेलोसिटी में चेंज होगा, क्या फोर्स में, ठीक। पहली बात एलिमिनेशन लगाना सीखो बच्चों, पेपर में एलिमिनेशन से बहुत जल्दी सवाल होंगे, ठीक है। एलिमिनेट करेंगे सी ऑप्शन, कैसे, देखो बोल रहा है फोर्स जो होगा उन दोनों में सेम लगेगा, नहीं कैसे, देखो मास और m1 और m2 ये डिफरेंट हैं, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, जब मास ही डिफरेंट तो फोर्स भी तो डिफरेंट हो जाएगा दोनों का, समझ आ रही है बात। तो जब फोर्स ही डिफरेंट होगा तो ये ऑप्शन गलत है। अंडरगो अ चेंज इन देयर इनर्शिया, अरे भैया इनर्शिया भी बताया मैंने, इनर्शिया माने क्या, मास, क्या उनका मास चेंज होगा, मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है ना, मास हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है हर जगह। तो
ये भी गलत है। देखो इन्होंने देखो क्या दिया है, देयर इनर्शिया से आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसका क्या मतलब है। अभी मैंने मास की डेफिनेशन बताई थी ना, उसमें ये वर्ड था, तो ये भी नहीं है आंसर। ठीक, क्या उनकी एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा? देखो बच्चों, अगर वो सेम सेम पॉइंट से गिरा रहे हैं ना वो, तो एक्सेलरेशन सेम रहता है। ठीक है, जी की वैल्यू मतलब 1/6 हो जाती है अर्थ के मुकाबले। तो यहाँ पर भी इस पे भी जो सेम, इस पे भी जो एक्सेलरेशन लगेगा वो जी लगेगा, और इस पे भी जी लगेगा, मतलब जी डैश लगेगा, पृथ्वी का जी वाला नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन सेम लगेगा, उनका मास कैसा भी हो। ठीक है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है वो ज़्यादातर। अब क्या उनका सेम वेलोसिटी होगा किसी भी टाइम पर? हाँ, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी कैंसिल हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कैंसिल, ए v इक्वल टू ए टी। देखो, और ए की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर ग्रेविटी दोनों में सेम लगेगी, उनका मास, उनके मास से लेना देना नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए उनकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक, और क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम रहता है। ठीक है, तो ये आंसर होगा हमारा फर्स्ट। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। अब अगला क्वेश्चन है सेकंड, टू प्लैनेट्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। अब देखो इसमें क्या सिंपल क्वेश्चन है ये। अब पूछा क्या उन्होंने, देखो डायरेक्ट ना पेपर में आपको जो दे रखा है उसको पढ़ लो एक बार फटाफट, और आंसर क्वेश्चन देखो पूछा गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बता दो, रेशियो G1 और G2 का। ठीक है ना, अब देखो अभी मैंने बताया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है। देखो अगर G1 की बात करें तो क्या होता है, कैपिटल G और उसका मास। ठीक है ना, जो भी प्लैनेट है, प्लैनेट का मास इन्होंने दे रखा है, नहीं दे रखा, दे तो रखा है इन्होंने, सेम मटेरियल हैविंग सेम डेंसिटी। इधर ध्यान से पढ़ो, सेम डेंसिटी दे रखा है, सेम मास नहीं बोला, लेकिन हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है ना, वॉल्यूम, मास अपन में वॉल्यूम होता है। अब देखो बोले अगर एक एक जो प्लेनेट है उसका डेंसिटी डी है, तो दूसरे का भी डी होगा ना, और दोनों का मास सेम ही होना चाहिए, क्योंकि डेंसिटी दोनों का इक्वल है। समझ आ रही बात, यहाँ लिखा है ना सेम डेंसिटी, जो डेंसिटी सेम है तो मास भी सेम ही होना चाहिए, दोनों चीज़ सेम होनी चाहिए। तो हमारा जो मास होगा दोनों का, हम उसको स्मॉल एम मान लेते हैं। ठीक, और इसका फर्स्ट वाले प्लैनेट का रेडियस क्या है, R1, R1 का स्क्वायर, ये होता है ना ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। और G2 का निकाल दो, कैपिटल G हमेशा सेम रहता है हर जगह, इसका भी मास सेम होगा, और डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। अब हमें G1/G2 सॉल्व करना है, तो G1/G2 कर दोगे डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, G स्मॉल एम R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय G स्मॉल एम R2 का स्क्वायर। अब इसमें से ये दोनों कैंसिल। अब ये देखो आपको रेशियो आना चाहिए, अगर मैं इसको सिंपलीफाई करके लिखूँ तो इसको ऐसे लिखेंगे, R1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो ये होता है रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं R2 का स्क्वायर, तो इसका क्या आंसर होगा, R2/R1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, तो ये ऐसे करना था क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। अब ये क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन बताओ कहाँ पर कैसा होगा। अभी मैंने समझाया ये कॉन्सेप्ट, आपको देखते ही आ जाना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो पोल पर मैक्सिमम होती है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। और ये सही है क्योंकि इक्वेटर पर कम होती है, तो यही आंसर है। फटाफट आपको टिक लगाना है। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन करते हैं अब, when a body is taken from the equator to the pole of earth then its weight, देखो वेट किस पर डिपेंड करता है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था ना, वेट डिपेंड करता मास इनटू ग्रेविटी ड्यू टू लाइक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब अगर अब हमें मास तो सेम ही होगा, उस बॉडी का मास कांस्टेंट रहेगा, तो हमें उसका वेट बढ़ेगा या घटेगा वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पर, स्मॉल जी पर। तो अब हम क्या करेंगे, हम पता लगाएंगे कि ये स्मॉल जी बढ़ेगा या घटेगा जब हम इक्वेटर से पोल पर जाएंगे। देखो पृथ्वी बना लो, यहाँ इक्वेटर होता है, यहाँ से जब यहाँ जाओगे तो जी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है ना, तो इसका मतलब क्या है, वेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल, वेट इंक्रीजेस। समझ आया, ऑप्शन बाकी गलत है। ठीक है ना, इसका ये बिल्कुल इंक्रीजेस एट नॉर्थ पोल वाइट इट डिक्रीजेस एट साउथ पोल, ये गलत है। ठीक है ना, सिर्फ इंक्रीज होगा, आप किसी भी पोल पे चले जाओ। ठीक है ना, इंक्रीज होता है। अब क्या अगला क्वेश्चन, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ,
ये सब बच्चों मैंने बताया क्वेश्चन के रूप में आ गया, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। जब भी आप पृथ्वी के सेंटर पे जाओगे तो क्या होगा, आपको जो आप पे जो फोर्स लगेगा स्मॉल जी की वैल्यू क्यों हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि फोर्स हर जगह से इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए वेट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मास तो आपका कुछ रहेगा लेकिन ग्रेविटी की वैल्यू जीरो रहती है, इसीलिए आपका वेट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन है हमारा एनटीएससी का। ठीक है, अब आ जाओ इसको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, करने लायक है। पेपर में आप जितने कठिन क्वेश्चन करके जाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो क्वेश्चन 6 देखो, द मास ऑफ अर्थ इज 80 टाइम्स दैट ऑफ मून एंड इट्स डायमीटर इज डबल दैट ऑफ मून। पहले लिख लो जो जो गिवन है, मास ऑफ अर्थ है वो 80 गुना है मून के मास के, तो मास ऑफ मून हम लिख देते हैं कैपिटल एम। ठीक है, और ये इसको अर्थ को मास को ऐसे डिनोट करेंगे। और इसका डायमीटर जो है अर्थ का वो डबल है डायमीटर ऑफ मून के। ठीक है ना, तो ये मून का है। ठीक है, इसको सही से लिखता हूँ। तो अब देखो इसको हमें देखो क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, अगर यहाँ पूछा क्या इन्होंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जी इक्वल टू होता है जी एम अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें रेडियस मतलब डिस्टेंस चाहिए ना, एक रेडियस होता है एक तरीके से, ये है ना, समझ आ रही बात। तो हम क्या करेंगे, डायमीटर दे रखा है तो उसका रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। डायमीटर का 2 रेडियस लिख सकते हैं, 2 रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू 2 इंटू 2 रेडियस ऑफ मून। ठीक है, समझ आया। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या मिला हमें, 2 इंटू रेडियस ऑफ मून। ठीक, अब देखो हमें पूछा क्या, हमें पूछा मून की ग्रेविटी बताओ, मून का स्मॉल जी बताओ। तो हमें तो ये सब पता है, हमें इन सब की वैल्यू पता है भैया। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे मून का, देखो अगर मून का निकालेंगे तो हम यही लिखेंगे ना फॉर्मूला, जी इक्वल टू कैपिटल जी मून का मास और डिवाइडेड बाय मून का रेडियस का स्क्वायर। ठीक, अब देखो हमें ना ये पता है ना पता है, हमें ये हमें ना ये पता है, और हमें मून का ग्रेविटी निकालना है। ठीक है, स्मॉल मैम। तो क्या करेंगे हम बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो कंपेयर करो। देखो आपको स्मॉल जी ग्रेविटी अर्थ का तो पता है ना, अर्थ का स्मॉल जी क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब वो कैसे यूज़ करेंगे मैं बता रहा हूँ। देखो पहले अर्थ का लिखो स्मॉल जी। ठीक है, अर्थ का क्या लिखोगे, अर्थ का कैपिटल जी, फिर मास ऑफ अर्थ और डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये कर लिखोगे। अब देखो यहाँ जो हमें गिवन दे रखा था ना उसका यूज़ करो, यहाँ पर लिखो यहाँ पर। तो जी ऑफ अर्थ इक्वल टू का कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ क्या है, 80 गुना ऑफ मास ऑफ मून। ठीक है, और नीचे रेडियस क्या है अर्थ का, 2 गुना ऑफ रेडियस ऑफ मून। ठीक है, मैंने ये क्यों लिखा मैं बता रहा हूँ। देखो इन अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन मानो, ये सेकंड इक्वेशन मानो, इन दोनों को कंपेयर करो, मतलब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जी ऑफ मून डिवाइडेड बाई जी ऑफ अर्थ। अब डिवाइड करो, देखो जी एम अपॉन में आर का स्क्वायर और फिर 80 इंटू जी इंटू एम डिवाइडेड बाय 2r। अब देखो सब सेम है, सब सेम दिख रहा है आपको, सारी चीज़ें सेम हो गई। तो ये से ये जीएम से जीएम कैंसिल, आर से ये आर स्क्वायर होगा बच्चों। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर हमने एक चीज़ गलती कर दी है। यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर ये स्क्वायर है ना आर का, तो जो यहाँ पर 2 की वैल्यू थी, ये थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पर 4r ई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, हमारे पास 4 बचेगा। तो अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करो। देखो जी एम अपॉन में जी अर्थ, ये देखो अब इसको सिंप्लीफाई करो ज़रा, ये सब कैंसिल है तो ये 4 होगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 80 नीचे रहेगा, तो क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय 80। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे जब यहाँ से, देखो जी ऑफ मून क्या लिखेंगे, 4 इंटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ क्या होता है 9.8 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई जब करोगे आप, ठीक है, तो क्या होगा 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है सिंपली आपको, आप इसको ना 10 मान सकते हो। ठीक है ना, इसको 10 भी मत मानो, इसको सिंपली डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 से पहले इसको डिवाइड करोगे तो 2 4 जाए 2 9 जाए 18 और डिवाइडेड बाय 10 बचेगा। ठीक है, मैंने 2 और 10 को अलग कर लिया। अब इसको सिंपलीफाई करो तो कितना आसान है, 0.49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा आंसर मैच हुआ सेकेंड। आई होप आपको समझ आएगा कि इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। पहले हमें जो गिवन है वो लिख लो। ठीक है, जो गिवन है वो लिखो, फिर आप अर्थ का जो ग्रेविटी होता है उसको लिखो, उसमें वैल्यू डालो। ठीक है ना, उसके मून से रिलेटेड करके, और फिर दोनों को डिवाइड करो। फर्स्ट जो मून जिसका निकालना है उसको ऊपर रखो और जिसका गिवन है उसको नीचे रखो। ठीक, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो ये क्वेश्चन है आपके पास,
पहले आप वेट करो, खुद ट्राई करो, तब फिर सॉल्व करो। तो आई होप आपने सॉल्व करा होगा, तो मैं करके दिखाता हूँ। पहले जो है गिवन लिखो फटाफट। देखो गिवन क्या, मास ऑफ प्लैनेट। अब हमें क्या है क्वेश्चन में, मास ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस एंड इट्स रेडियस इज 3 टाइम दैट ऑफ अर्थ। हमें एक प्लैनेट दे रखा है जिसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, हमें उसका मास के बारे में पता है। तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ प्लैनेट क्या दे रखा है, वो 2 गुना है मास ऑफ अर्थ के, ठीक। और जो रेडियस है उसका, रेडियस ऑफ प्लैनेट वो है 3 गुना ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ये दे रखा है। एंड द वेट ऑफ बॉडी विच हैज़ मास 5 किलोग्राम ऑन दैट प्लैनेट विल बी। अब ये पूछ रहा है कि जो प्लैनेट है ना हमारा, एक प्लैनेट है पी नाम से, उस पर कोई पर्सन है, उसका वेट है 5 किलोग्राम, ठीक है, 5 किलोग्राम। उसका बोला वेट निकालो, वेट। अब वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है, ठीक। अब देखो इसका मास तो पता है हमें, यहाँ 5 लिखो, इसका मास तो पता है, लेकिन क्या हमें जी पता है उस प्लैनेट का, इस प्लैनेट का जी नहीं पता। मैंने बताया हर प्लैनेट का जी अलग होता है। पृथ्वी का जी, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो उसका जी क्या होता है, स्मॉल जी 9.8 होता है, लेकिन हम इसका नहीं पता, तो क्या करेंगे, निकालेंगे। अब वही तरीका निकालो जो फॉर्मूला होता है, जी इक्वल टू होता है, अगर मैं इस प्लैनेट के बारे में लिखूँ तो इसका प्लैनेट का जी पी लिखेंगे, स्मॉल जी और पी, ठीक है। वो फॉर्मूला लिखेंगे कैपिटल जी और इस प्लैनेट का मास और इसका रेडियस, ठीक, ये हो गया। अब हमें जो जो दे रखा है, देखो यहाँ पर इन सब की वैल्यू दे रखी, पुट कर दो, यहाँ पुट करो जी, मास ऑफ इस प्लैनेट का मास क्या है 2 इंटू मास ऑफ अर्थ, ठीक। और इसका रेडियस क्या है, यहाँ ये पूरा वैल्यू इसके अंदर डालोगे। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, यहाँ नोटिस करो, यहाँ स्क्वायर में डालोगे, ठीक है, तभी आंसर आएगा 2GME अपॉन में 9RE का स्क्वायर। ये हमारे पास ग्रेविटी ऑफ उस प्लेनेट का आ गया, स्मॉल जी। अब इसको कंपेयर कर दो ग्रेविटी ऑफ अर्थ से, जो कि होता है जी, और मास तो आप ऐसे, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब देखो इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, तो GP अपॉन में जी डिवाइड करोगे तो क्या होगा 2GME 9RE का स्क्वायर। देखो अगर आपको ऐसे डिवाइड करने में दिक्कत होती है तो जो पहले वाला है ना, जैसे ये फर्स्ट ऊपर लिखा जाएगा तो उसको एज इट इज लिखो, फिर मल्टीप्लाई करके इसको रिवर्स में लिख दो, ठीक है। ये नीचे जाएगा पूरा, ये सेकंड इक्वेशन है इसके नीचे जाएगा, लेकिन आप क्या करो, इसी को रिवर्स में लिख दो, RE ऊपर से आ जाएगा और नीचे GME, ये समझ आया। तो ये सिंपल तरीका, आप देखो कैंसिल तो होना ही है जैसे भी लिखो आप, तो ये कैंसिल हो गया, 2/9 आ गया। तो ग्रेविटी ऑफ उस प्लैनेट का क्या आ जाएगा, 2/9 इंटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 9.8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो अगर मैं इसको ना बच्चों, अब इसको सॉल्व करो तो देखो, इससे 9 से 9 कैंसिल कर दो, 9 1 जा 9, और फिर पॉइंट तो है, फिर यहाँ जीरो लग जाएगा तो 9 8 जा 72, इसका अप्रॉक्सीमेट इतना आएगा। और इसको उस प्लैनेट का ग्रेविटी जब मल्टीप्लाई करोगे 2 से 18 को तो क्या आ जाएगा 3.6 आ जाएगा। तो अब इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, हमारा वेट क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखता हूँ, वेट क्या हो जाएगा 3.6 इंटू मास 5, तो क्या होगा 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18 हो जाएगा, 18 के लगभग आ रहा है हमारा, ठीक है ना। तो आई होप, मुझे लग रहा है इसमें सही होगा आंसर ये, ठीक है ना। तो हमारा कुछ लगभग थोड़ा पॉइंट में गलती हो रही है इसमें, मुझे लग रहा है देखो 18 है, आंसर में 20 के करीब आ रहा है, तो ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि हमने कहीं गलती तो नहीं करी है। देखो मास ऑफ प्लैनेट ये लिखा ट्वाइस है, ठीक है, उसका रेडियस है 3 टाइम दैट ऑफ अर्थ, ठीक है। ये भी ग्रेविटी, उसका ग्रेविटी क्या लिखेंगे जी और ये, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा। फिर इसको, ये ग्रेविटी ऑफ अर्थ का तो हमें पता ही है, ठीक है। अब क्या करा हमने इसको कैंसिल करा और फिर 2/9, ये तो सही है, देखो प्लैनेट का लिखा ऊपर और ग्रेविटी, फिर रेडियस नीचे आ गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई तो हमने सही करा है, ठीक है, मतलब यही आएगा लगभग 4 ही आएगा। हमने अगर अच्छे से इसको डिवाइड करोगे ना 9 को 9.8 से, तो अच्छे से डिवाइड करोगे तो 20 के करीब आ जाएगा आपका आंसर। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो कोई सा भी क्वेश्चन, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय एवरीवन, स्टडी हार्ड एंड वर्क स्मार्ट।